दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज है 23 जनवरी। आज हम सभी के प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। दर्शकों, आज हम जानेंगे उनके जीवन पर कि क्या है था उनका जीवन और किस तरह से उनकी लाइफ थी, किस तरह से उनकी जर्नी थी। सुभाष चंद्र बोस जी केवल एक नेता नहीं थे, केवल एक भारतवासी नहीं थे, बल्कि वो हम सभी के दिलों में बसते हैं। वो एक शरीर का नाम नहीं, वो ख़ास क्वालिटीज़ का नाम है जो हम सभी के दिलों में आज जिंदा है। उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। IND 24 से वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर आज का ये विशेष कार्यक्रम है और हम जानना चाहते हैं कि क्या रही उनकी जर्नी और किस तरह से वो नेताजी बन गए। सर, उनके जन्म से लेकर उनके पारिवारिक जीवन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जहाँ तक उनके बचपन की बात है तो वो कटक, जो आज का उड़ीसा है जी, वहाँ उनका जन्म हुआ था, हर किसी को पता है। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूँगा कि उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ था स्कूल और कॉलेज के दौरान, अच्छा। जब उन्होंने भारत की परिस्थितियों को गुलामी में जकड़े देखा था। जी। और बहुत सी ऐसे हालात थे, खासतौर से हम उस समय के बंगाल की बात करें। बंगाल का दुर्भिक्ष बड़ा मशहूर था, कुख्यात था। अच्छा अच्छा। और उस दुर्भिक्ष में कई लोग मारे गए थे, भूख से, प्यास से। तो तब से हमें लगता है कि नेताजी के जीवन में समाज सेवा की बात उठी। जी जी। लेकिन वो बचपन में समाज सेवा कब राष्ट्रभक्ति में तब्दील हो गई, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा। जी जी। मैं कह सकता हूँ कि जब वो पढ़ाई करने के लिए यूके गए, जी। उस समय की यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की जो उन्होंने पढ़ाई की, उसमें वो बहुत ही मेधावी विलक्षण छात्र थे। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने समय से बहुत पहले पूरा कर लिया। ये तक कहा जाता है कि जो 4 वर्ष की पढ़ाई थी, उसको उन्होंने महज 7 महीने में पूरा किया। लेकिन ये तो उनकी थी विलक्षणता। लेकिन देशभक्ति की जहाँ तक बात करें तो उनका एक मशहूर नारा जो हम स्कूल से सुनते आते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हर बच्चे की जुबान पर था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये नारा थोड़ा सा धुंधला हुआ पड़ा, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो नई सरकारें बनी उसमें सुभाष चंद्र बोस को भी काफ़ी शिद्दत से याद किया जाता है। जी जी। अब की हम बात करें तो 23 जनवरी का जो उनका जन्मदिन है, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के गणतंत्र उत्सव को 26 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला किया है। अब भारत का गणतंत्र उत्सव 26 के बजाय 23 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा। ये नेताजी के सम्मान में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक उनकी पढ़ाई की बात हमने कर ली, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएं शुरुआत से। देखिए, उनके जो माता पिता थे वो बहुत अमीर घराने से थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उनकी परवरिश की हम बात करें तो भारत की जो स्थिति थी बहुत ही कमज़ोर थी। गरीब देश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके पहले हम मुग़लों के गुलाम रहे, तो गुलामों का एक तरह से देश था। और भारत के इस हालात को बचपन से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र जी के मन में बहुत पीड़ा थी जी। और वो पीड़ा जब बड़ी हुई तो वो क्रांति में बदली। जी जी। और उसी क्रांति के चलते मुझे लगता है कि जब महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम अहिंसा से आज़ादी पा सकते हैं, तो मुझे लगा कि, मुझे से मेरा मतलब है नेताजी को लगा कि इतने आसानी से अंग्रेज हमको छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि हमें सशस्त्र संघर्ष करना पड़ेगा। हमें लगता है कि उस समय की कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू और जो सीनियर लीडर थे, शायद उनके बीच उनका मतभेद रहा होगा, इसीलिए उन्होंने बाद में गरम दल बनाया। जी जी। कहीं ना कहीं जैसे महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल के नेता थे और ये गरम दल के या क्रांतिकारी नेता कहे जा सकते हैं। सर, जैसे बात की जाए उनके पारिवारिक जीवन में, उनकी पत्नी कौन थी और उनके परिवार में और ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा, बच्चे वगैरह। अब एक क्रांतिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो शादी के लिए लड़कियां ढूंढे, जैसे आज के ज़माने में होता है। बिल्कुल। उनके साथ ऑस्ट्रिया, दो देश हैं, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑस्ट्रिया की नागरिक एलिमी, शायद उनका नाम था, वो उनकी पीए थी, पर्सनल असिस्टेंट थी। उनके साथ काम करते करते उनका जुड़ाव हुआ और बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। और उनसे एक बेटी हुई, अनीता बोस करके, जो इन दोनों जर्मनी में रहती है। तो एक उनकी बेटी हुई। और ये भी जब शादी उनकी हुई थी, उसके कई साल बाद उनकी शादी का एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ। वो 1938 के आसपास शादी हुई और 1838 के आसपास। और मुझे लगता है कि वो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से
1897 के करीब उनका हुआ था कि उनकी शादी हुआ ने वो राज खुला, वो रहस्य खुला। अच्छा, ये भी एक अपने आप में एक राज था। जी 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 सर, एक बात नेताजी के बारे में कही जाती है कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही इंटेलेक्ट बहुत अच्छा था, बुद्धिजीवी इतने थे कि बहुत ही कम समय में उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया और रैंक होल्डर भी बने कहीं ना कहीं। लेकिन सर ये भी एक बात सुनी जाती है, कही जाती है कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की जॉब भी छोड़ दी थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। जी। उन्होंने आज का जो आईएएस होता है, हाँ। अंग्रेजों के ज़माने में आईसीएस हुआ करता था। तब आईसीएस में उन्होंने 4th रैंक ली थी जी। एक हिंदुस्तानी, जिसे लोग कहते थे कि ब्लैक इंडियन, लोग अंग्रेज थोड़ा सा नफरत करते थे भारतीयों से, उस ब्लैक इंडियन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4थी रैंक हासिल की थी आईसीएस के एग्जाम में। अच्छा। लेकिन कुछ साल बाद ही उनका मन उछट गया और फिर वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। वो उन्हें प्रेरणा मिली महात्मा गांधी से, लेकिन बाद में जाके सबको पता हुआ कि महात्मा गांधी और उनके बीच में थोड़े से मतभेद थे, और वो मतभेद इसलिए भी थे कि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी को जल्दी से हासिल करना चाहते थे और महात्मा गांधी उसको आहिस्ता आहिस्ता अहिंसा के जरिए हासिल करना चाहते थे। तो यही जो मतभेद थे 1937-38 के आसपास, जब उड़ीसा में कटक में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा। ये सब तब हुआ जब महात्मा गांधी की मर्जी के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने नेताजी को अपना अध्यक्ष चुना। अच्छा। लेकिन ये मामला बहुत चल नहीं पाया। अच्छा। एक साल बाद ही उन्हें महात्मा गांधी जी के बीच थोड़े से असहमति के चलते कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, और उनके पहले नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में सुभाष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अच्छा। वो अध्यक्ष पद उन्होंने फिर छोड़ दिया था। अच्छा। सर, जिस तरह से आपने बताया कि गांधी जी और उनके बीच में कुछ ना कुछ असमानताएं थी, लेकिन फिर भी सर उनकी मंजिल तो एक ही थी। असहमतियां थी, असहमतियां थी। जी। मंजिल तो सबको पता है कि आज़ादी की थी। बिल्कुल। लेकिन सुभाष जी लड़कर आज़ादी चाहते थे। अच्छा। वो भीख में मांगकर आज़ादी नहीं चाहते थे कि अहिंसा के जरिए हम उनसे कहें कि आप हमको आज़ादी दे दो, फिर अंग्रेज अपनी सुविधा से आज़ादी दे। इसी बात को लेकर मतभेद हुए, और बाद में उन्होंने जब सुभाष जी को नज़रबंद कर कांग्रेस अंग्रेजों ने किया था, वो उनकी नज़रबंदी से छूटकर अच्छा। बर्मा, जो आज का म्यांमार है, वहाँ से होते हुए वो जापान और जर्मनी गए। और वहाँ जब उन्होंने 1940 में, जब उस समय के हिटलर, मशहूर समय तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने की तैयारी थी, और 41 में 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1940 में जब हिटलर से सुभाष जी की मुलाकात होना थी, तब लोग बताते हैं कि हिटलर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उसके पीछे वजह ये थी कि हिटलर हिंदुस्तानियों से, यहूदियों से और अफ्रीकनों से नफरत किया करते थे। और उनकी किताब में इसका उल्लेख भी था। बाद में कालांतर में जब दोस्ती उनकी हो गई हिटलर की और सुभाष जी की, तो सुभाष जी ने इस पर ऐतराज़ किया, और कहा जाता है कि हिटलर ने इस पर क्षमा भी मांगी। अच्छा। और ये भी कहा था कि मैं अपनी किताबों से उतने जो उद्धृत है पन्ने, वो उनको हटा दूंगा जिसमें भारतीयों से नफरत का जिक्र था। सर, मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपने हिटलर के बारे में जिक्र किया, तो जब सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने गए थे, तो हिटलर के 4 या 5 हमशक्ल हुआ करते थे, और जैसे ही जब वो सुभाष चंद्र बोस जी उनसे मिले, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये हिटलर नहीं है, रियल हिटलर नहीं है, बल्कि ये उनके हमशक्ल हैं। और ये बात सर हिटलर को बड़ी इन्फ्लुएंस कर गई, और शायद इस वजह से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करने की स्वीकृति दी। देखिए, नेताजी को हिटलर पहले से जानते थे जी। 1940 में एक बार वो मिलने से इनकार कर चुके थे। अच्छा। लेकिन नेताजी की जो विलक्षणता थी, जो उनका एक मेधावीपन जो था, जो उनका टैलेंट था, वो पूरी दुनिया को पता चल गया था जब उन्होंने आईसीएस के एग्जाम छोड़ी थी। मैं मुद्दे पर आता हूँ, वो ये कि जब हिटलर से मुलाकात हुई, तो हिटलर ने उनको टेस्ट किया और अपने 4 हमशक्ल उनसे मिलने भेजे जो हिटलर की तरह दिखते थे। बिल्कुल। और जब उन्होंने हिटलर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने, नेताजी ने हाथ मिलाकर उनसे ये ज़रूर कहा कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार भी जब ऐसा हुआ, चौथी बार जब हिटलर उनसे मिलने आए, तो नेताजी ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ के दास्ताने उतार दीजिए, क्योंकि दोस्ती के बीच मैं कोई दीवार पसंद नहीं करता हूँ। और तब उन्होंने हिटलर से हाथ मिलाकर कहा कि मैं आपको पहचान गया कि आप हिटलर हैं। इस पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन संक्षेप में ये, हिटलर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आगंतुक या मेहमान का स्वागत करने के लिए जब कोई आता है तो मेहमान उनसे हाथ मिलाता है। आपके जो हमशक्ल थे वो पहले मुझसे हाथ मिला रहे थे, मैं पहचान गया कि ये हिटलर नहीं है, उनके हमशक्ल हैं।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। एक जज करने का तरीका उनके अंदर, ये भी लीडर, हर महान लीडर्स के अंदर ये क्वालिटीज़ भी होती है। सर एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे नेताजी, हम सभी उनको नेताजी के नाम से जानते हैं, तो नेताजी की उपाधि कब मिली थी उन्हें और किस वजह से नेताजी कहा जाने लग गया उन्हें? देखिए, नेताजी की उपाधि ऐसी कि वो एक तो लीडर थे। लीडर तो कांग्रेस में वो पहले से बन गए थे। सर लीडर तो और भी थे, लेकिन नेताजी की उपाधि जो लीडर ऐसे थे जो लिखे पढ़े ज्यादा थे। अच्छा। और लिखे पढ़े तो बाकी लोग भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, खुद महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू लिखे पढ़े थे, लेकिन वो ICS पास किए हुए लिखे पढ़े माने बहुत ही विलक्षण थे। तो जो उनका नेतृत्व करने का तरीका था, और उससे लोगों ने प्यार से उनसे नेताजी का जब संबोधन मिला तो वो चल पड़ा, और नेताजी ने साबित किया कि वो सच में लीडर हैं, और उन्होंने भारत ही नहीं दुनिया में भारत की लीडरशिप को साबित किया। जापान और जर्मनी उस समय विश्व युद्ध के ऐसे बड़े देश थे जो विश्व युद्ध में बढ़त बनाए हुए थे, और मित्र देश यानी अमेरिका, इंग्लैंड, ये लोग हार रहे थे, और जीतते हुए देशों से सुभाष चंद्र जी की मित्रता बताती थी कि वो सच में लीडर हैं। वो किसी देश के छोटे से लीडर नहीं है, बल्कि वो दुनिया के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। दुनिया के नेतृत्व, बिल्कुल सही बात। सर जेल भी जाना हुआ आपने उनको करियर में कई बार उन्हें जेल, तो खैर काफ़ी सारे लोग गए, लेकिन कहा जाता है कि नेताजी भी गए, और उसके बाद फिर जब वो वापस घर गए तो उनके घर पे CID लगा दी गई, और उसके बाद फिर उन्होंने ग्लोबल अलायंस के लिए अपने देश से भागने का भी फैसला किया। सर बहुत ही डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी रहे हैं वो। देखिए, वो जितने भारतीय थे जी, आंदोलनकारी थे, आज़ादी के जो सेनानी थे, जी, उसमें सुभाष जी एकदम अलग थे। हाँ। उन्होंने शिक्षा तो इंग्लैंड से जरूर प्राप्त की थी, लेकिन उनका पूरा मन भारतीय था। और मैं कह सकता हूँ कि जब वो नज़रबंद किए गए थे, हाँ, और नज़रबंदी के दौरान वो जब चुपचाप यहाँ से निकले, तो वो ऐसे लीडर थे जो हिंदुस्तान से नज़रबंद होने के बाद, मैंने जिक्र किया कि वो वर्मा से होते हुए, अच्छा, पहले ताइवान पहुँचे, वहाँ से सिंगापुर होते हुए वो जर्मनी और जापान पहुँचे। तो सिंगापुर, ताइवान, ये वो थे जो उनको मदद करने वाले मुल्कों में शामिल थे, और इसीलिए जब उनकी दोस्ती जब हिटलर से हो गई, तो वहाँ उन्होंने एक बैंक का भी निर्माण किया। अच्छा। भारतीय बैंक का निर्माण किया, जिसको दुनिया के 10 देशों ने मान्यता भी दी थी, और उस बैंक में 1 लाख रुपए तक का नोट छापा गया था। अच्छा, और 1 लाख रुपए के नोट में नोट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो अंकित किया गया था। क्या बात है। तो ये उस समय की बात है जब जो अंग्रेज जिनके हुकूमत में सूरज कभी डूबता नहीं था, उस हुकूमत के खिलाफ उन्होंने भारत के बाहर जाकर अपनी सेना बनाई, अपना बैंक बनाया, और एक निर्वाचित सरकार बनाई, जिससे लोगों ने माना भी था। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये कि जिस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उस वक्त ऐसा इस तरह का काम करना। सर आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी थी, ये हम जानना चाहेंगे। आज़ाद हिंद फौज भी जब हिटलर से मुलाकात हुई, जापान के नेताओं से उनकी बातचीत हुई, तब हिटलर से उन्होंने कहा था कि वो भारत की आज़ादी के लिए सैन्य सहायता दें। हाँ। लेकिन उस समय चूंकि जर्मन और जापान खुद सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझे हुए थे, अच्छा, और भारतीय फौजें उनके खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी, तब पहले बातचीत में तो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन बार बार उनके आग्रह करने पर जर्मनी और जापान ने उन्हें भारतीय सेना बनाने के लिए सहमति दी। तब वहाँ आज़ाद हिंद फौज के गठन का फैसला हुआ, और पहले दौर की हम बात करें तो 1000 फौजी उसमें भर्ती किए गए थे। उनकी फौज में महिलाएं भी थी, अच्छा, बच्चे भी थे, इसलिए उनकी महिला विंग की भी लीडर हुआ करती थी, हिंदुस्तान में भी और जापान में भी। तो बच्चों की फौज का मैं एक जिक्र करूं, जब वो पनडुब्बियां और जहाज सेकेंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हो रहे थे, अच्छा, तब आज़ाद हिंद फौज के बच्चों ने अपने शरीर में बारूद लगाकर उन जहाज़ों को उड़ाने के लिए, कहा जाता है कि उन जहाज़ों की चिमनी में उतर गए थे, और जब वो अंदर गए तब वो फट गए और वो जहाज नष्ट हो गए। तो आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जो बातें हमको पढ़ाई जाती थी बचपन में, वो धीरे धीरे करके वो किताबों से अलग हट गई। वो कैसे अलग हटी, ये अलग षड्यंत्र था। लोग नेताजी को ज़्यादा याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन नेताजी की कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते। महात्मा गांधी की बात अलग है, उनकी कुर्बानी भी है, नेहरू जी की भी है, लेकिन नेताजी की हम बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, इन लोगों ने अंग्रेजों को डराने में, दहलाने में बड़ी भूमिका निभाई सर। वही मैं पूछना चाह रही थी सर, एक रिबेलियस नेचर भी था कहीं ना कहीं उनका, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और शायद उनके व्यक्तित्व की खासियत थी जिस वजह से वो ये यहाँ तक पहुँच पाए।
देश को आज़ाद तो नहीं कहेंगे, वो इतने ज़्यादा भारतीय आज़ादी के लिए उनको लगा था कि इस जीवन में अगर नहीं मिला मुझे आज़ादी, तो वो कहा करते थे कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आपको वो पाने का पागलपन इतना होना चाहिए कि आप उसमें जान दे भी सके और ले भी सके। तो वो जो जुनून था उसी ने उनको आज़ादी फौज बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि अगर आपके जीवन में संघर्ष, भय और जुनून नहीं है तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारी उनकी बातें थी। वो ये भी कहा करते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका या उस समय के अंग्रेजों का दुश्मन जापान और जर्मनी हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने मित्रता का हाथ जर्मन और जापान की तरफ बढ़ाया। क्योंकि वो अंग्रेजों के दुश्मन थे। तो उनके बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी बातें आम जनजीवन में इतनी रच बस गई थी। वो एक नारा तो हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो आज भी दुनिया भर की राजनीति करने वालों के लिए एक तरह से स्वर्णिम वाक्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जाते जाते मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज़ादी, देश की आज़ादी में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी और किस तरह से वो महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे देश में उनकी। देखिए, उनकी भूमिका तो आज़ादी के पहले तो थी, आज़ादी के आंदोलन के दरमियान भी थी। मैं उनकी भूमिका को आज़ादी के बाद भी मानता हूँ। उसकी वजह ये कि जो वो भारत का सपना उन्होंने देखा था आज़ादी के लिए, वो उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ी। लेकिन आज के बच्चे नौकरी के लिए देश छोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। विदेश में जाते हैं, नौकरियां करते हैं और देश छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ते हैं। तो अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से सीखना चाहें तो देश के लिए आप नौकरी छोड़ दीजिए। देश की आज़ादी के लिए, देश के महत्व के लिए भले देश छोड़ना पड़े, लेकिन देश को मत छोड़िए। तो आज के जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, उसमें हम सब शामिल हैं। वो देश तो छोड़ें, लेकिन भारत को ना छोड़ें। नौकरी के लिए अपने माता पिता को ना छोड़ें, क्योंकि माता पिता और देश पहले है, नौकरियां बाद में हैं। लेकिन एक चीज़ और है, उसमें वो नौकरियों में ना तो ये देखें कि उनको पैकेज कितना मिल रहा है, उनका ओहदा क्या है, देश पहले है। अगर हम ये सोचेंगे तो मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को सही मायनों में याद करेंगे और उनके सपनों को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। जी सर। सर, जाते जाते आप युवा साथियों को, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से कुछ प्रेरणात्मक चीज़ें अगर बताना चाहें, बातें बताना चाहें तो। वही बात फिर मैं दोहराऊंगा जी कि उस समय की ICS की एग्ज़ाम से बड़ी कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। आजकल लोग गूगल की बात करते हैं, अमेज़ॉन में नौकरी की बात करते हैं। देश के लिए पहले सोचिए, जैसा सुभाष जी ने देश के लिए सोचा था। अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो जितनी तरक्की आज देश कर रहा है, मुझे लगता है कि अगली सदी हम सुभाष जी की तरह सोचें और उनकी तरह काम करें। जी जी, बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी और उनके जीवन से जुड़ी इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदुषी आपसे इजाज़त चाहूँगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूं ही हम सभी भारतवासियों के दिलों में अमर रहेंगे। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र बोस।